नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। हम जिस दौर में रह रहे हैं वो बड़ी तेजी से बदल रहा है और उसमें सबसे ज्यादा बदलाव आ रहा है दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही तकनीक की वजह से। उदाहरण के लिए, जिस दौर में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 90 के आखिरी दशक में, मोबाइल फोन अस्तित्व में उसी वक्त आया था। पेजर का ज़माना था। जिनके पास मोबाइल फ़ोन थे वो बहुत कॉस्टली उनकी कॉल हुआ करती थी, बहुत मुश्किल से कनेक्शन लगा करते थे और मोबाइल फ़ोन होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो एक बड़ा चौंकाने वाला बदलाव था कि लैंडलाइन से आप मोबाइल फ़ोन पर आए थे। और ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही साल के बाद, यानी इन 25 सालों के आसपास, ऐसे किसी मोबाइल फ़ोन से हम दूर बैठे लोगों से आमने सामने बात कर सकते हैं। जैसे आजकल हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, जैसे आजकल हम जूम कॉल्स कर रहे हैं। ये तकनीक का ही कमाल है। उन्हें अब देख भी सकते हैं सुनने के साथ साथ। लेकिन तकनीक ने एक ताज़ा कमाल कर दिया है और कमाल का ये सिलसिला लगातार तकनीक की इस डेवलपमेंट की वजह से जारी है। आज किसी भी देश की तरक्की तब हो सकती है जब वो टेक्नोलॉजी के इस एडवांसमेंट को समझे और टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए खुला दिल अपनाए। भारत इसमें बड़ी छलांग लगा रहा है। भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है, बहुत व्यापक हो गया है। इसरो के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। ये आज हमारी लीड स्टोरी है। अब भारत अंतरिक्ष में अपना घर, इसको आप कह सकते हैं अपना स्टेशन, स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि रूस, अमेरिका जैसे विकसित मुल्कों के पास है, उसकी तैयारी अब भारत ने भी शुरू कर दी है। इस बड़ी स्टोरी पर बात करें, हमारे साथ इसरो के चेयरमैन खुद सोमनाथ साहब जुड़ने वाले हैं उस पर बातचीत करने के लिए। दूसरी बड़ी स्टोरी है, एक और एनिमेशन इंडस्ट्री जुड़ी हुई। आज की तारीख में आप सब फोन इस्तेमाल करते होंगे, मीम्स देखते होंगे, एनिमेशन का इस्तेमाल देखते होंगे, ज़बरदस्त तरीके से रील्स बन रही हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये इस इंडस्ट्री को क्रिएटर इंडस्ट्री कहा जा रहा है, क्रिएटर इकोनॉमी कहा जा रहा है। उस क्रिएटर इकोनॉमी को सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया, जिससे युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी और प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और कैसे, उसकी हम पूरी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि अब एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए, क्रिएटर्स के लिए सरकार IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट बनाने का ख्वाब सरकार ने देखा है। इन दोनों खबरों पर आज हम विस्तार से, तफसील से बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे पहले उस खबर से जो सीधे तौर पर आ रही है हमारे आपके उस खबर से, जो दिखाती है कि जो बचपन में सपना एक बच्चा देखता है वो बड़े होकर कैसे पूरा कर सकता है, तकनीक इसमें क्या मदद कर सकती है। इस दिशा में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बीते 8 दशकों में बड़ी तरक्की की है। आज भारत चांद के पार जा चुका है, चांद पर उसका यान उतर चुका है। लेकिन तैयारी अब इससे भी आगे जाने की है भारत सरकार की। अंतरिक्ष में गगनयान नाम से अपना मानव मिशन भेजने की बात की है भारत ने। चांद पर किसी को भारतीय को उतारने की तैयारी की जा रही है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की बात सरकार कर रही है। केंद्र सरकार ने इसरो की 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत कल इसका ऐलान किया था। विजन 2047 यानी विजन 2047 के तहत भारत का एक अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी है। ऐसी कुछ ये तस्वीरें हैं स्पेस स्टेशन की, जो कि काल्पनिक हैं। ये तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, ये तस्वीरें, ये स्पेस स्टेशन की तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे तस्वीरें कैसे बनाई हैं। जाहिर है हर आदमी के दिमाग में है कि भाई हमारा हिंदुस्तान का जो अपना स्पेस स्टेशन होगा तो कैसा होगा, कैसा दिखेगा। हर आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है। हमने भी AI के जरिए ऐसी कुछ काल्पनिक तस्वीरें बनाई हैं जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। हमने मेटा AI से पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कैसा हो सकता है, तो इस तरह की कुछ तस्वीरें हमको सजेस्ट की हैं मेटा AI ने। हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें इसरो ने जारी नहीं की हैं। ये काल्पनिक तस्वीरें हैं जो AI ने पलक झपकते ही बनाकर हमारे सामने रख दी। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, कई नए प्रयोगों की भी ज़रूरत होने वाली है। इस सब पर ज़्यादा चर्चा से पहले आपको मोदी सरकार के तहत इसरो के 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की जानकारी आपको दे सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं इसरो की। इसरो मार्च 2028 में वीनस मिशन यानी शुक्र ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य बना चुका है। इस अंतरिक्ष यान का नाम होगा शुक्रयान।
किसी गृह की ओर भारत का ये दूसरा मिशन होगा। इससे पहले भारत 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन भेज चुका है। शुक्रयान मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। शुक्रयान शुक्र ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसकी सतह का अध्ययन करेगा। उसके वायुमंडल, बादलों, उसकी धूल, उसमें उठने वाले ज्वालामुखियों का भी अध्ययन करेगा। इसके अलावा चंद्रयान 4 मिशन के तहत अगले 36 महीनों में 2014 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मिशन के तहत 5 मॉड्यूल होंगे जिन्हें 2 अलग अलग समय पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन चांद की सतह पर यान उतरने, चांद की मिट्टी के सैंपल जुटाने, उन्हें वैक्यूम कंटेनर में स्टोर कर वापस लाने से जुड़ा है। ये मिट्टी उस जगह से लाई जाएगी जहां चंद्रयान 3 उतरा था और इसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। इसी के तहत चांद की कक्षा में 2 अंतरिक्ष यानों के एक दूसरे से जुड़ने और अलग होने की प्रक्रिया भी शामिल होगी, जिसकी कोशिश भारत ने अभी तक नहीं की है। ये सभी कोशिशें 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को उतारने की दिशा में की जा रही हैं। क्या कहा सूचना प्रसारण और आईटी मंत्री ने कल जब सरकार ने अपना ये मिशन बताया? तो आइए पहले अश्विनी वैष्णव को सुन लेते हैं। थर्ड अप्रूव किया गया गगनयान फॉलो ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन। ये प्रोग्राम जो पहले प्रोग्राम अप्रूव हुआ था उसको काफ़ी मल्टीप्लाई करके, काफ़ी बड़ा करके किया गया है। अब इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ की है और सारे के सारे जो मॉड्यूल्स इसके लिए डेवलप करने हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हुए। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके अलावा किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने से जुड़े गगनयान मिशन को जारी रखने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए 20,193 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को शुरू करने के लिए दिसंबर 2029 तक की समय सीमा रखी गई है, जिसके तहत सभी लॉन्च और ऑपरेशन पूरे करने होंगे। इससे पहले गगनयान मिशन के तहत 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन को मंजूरी दी जा चुकी है। जिस चौथी परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी है वो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सूर्य। ये लॉन्च व्हीकल मौजूदा GSLV और PSLV की जगह लेगा। अभी भारत 10 टन वजन तक के उपग्रहों को भेजने की क्षमता रखता है, जो अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल से 30 टन हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने की दिशा में ये बहुत ही अहम कदम होगा। इसके तहत 8,239 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भारत सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में जो ये लक्ष्य तय किए हैं वो काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। इन्हें पूरा कर कैसे किया जा सकेगा, इसी सिलसिले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ से बातचीत की है मेरे सहयोगी और हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने। इस बातचीत को सुनिए, आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कैसे भारत अंतरिक्ष में अपना घर या अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत के पास अंतरिक्ष में बहुत कैपेबिलिटी है। हम अपने सैटेलाइट बनाते हैं, हम अपने रॉकेट बनाते हैं और हाल में भारत के यूनियन कैबिनेट ने बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को एक 4 बड़े मिशन को एक साथ ही क्लियर करने में। मेरे साथ हैं डॉक्टर S सोमनाथ, चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर सोमनाथ, एक एक करके चारों मिशन पे आते हैं। यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दी, उसका बजट भी अप्रूव किया। ये चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से कितना अलग होगा और इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं? चंद्रयान 3 हमने जो किया है कि हम साउथ पोल का सॉफ्ट लैंड किया, वहाँ से हमारा रोवर बाहर निकला, प्रज्ञान रोवर हमारे बाहर निकला और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया। 14 डेज जो साइंस कंप्लीट किया, हमने 100% के ज़्यादा आउटपुट इससे मिला। तो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद हम क्या करें और चंद्रयान सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और एक अनाउंसमेंट तो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है ना इसके पहले कि हमारा ये स्पेस विजन 2047 के बारे में आपको पता है कि हम एक दिन 2040 पर हमारा एक भारतीय वासी को वहाँ लैंडिंग करके चांद पे भेजेंगे और वापस लाएंगे।
तो ये गोल सामने रखे और क्या क्या करें हम कि दोस्त टेक्नोलॉजीज को सेंडिंग मैन देयर एंड उनके वापस लाने के लिए जो क्या किन किन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, यही हम ये चंद्रयान 4 पर जुड़ा है कि 2 अलग लॉन्चों पे ये 2 अलग रॉकेट से जाएगा और धरती के ऑर्बिट में ये डॉकिंग करेगा। इसके बाद एक साथ वह चांद पर जाएगा, वहाँ अलग होकर एक यूनिट तो वहाँ लैंड करेगा, उससे एक सैंपल कलेक्ट करके वापस आएगा और धरती में वापस उसके हीट शील्डेड वाले एक मॉड्यूल ये सैंपल के साथ वापस आएंगे। इस टेक्नोलॉजी से पहली बारी हम चांद की सतह से कुछ पत्थर और मिट्टी भारत लाएंगे, भारत के ही इंस्ट्रूमेंट से। यस। कितना मुश्किल है चंद्रयान 4? बहुत मुश्किल है। इसमें 5 मॉड्यूल का डिज़ाइन करना है, निर्माण करना है। अलग 2 लॉन्चर्स है जो कितने थोड़े से दिनों में के सामने आसपास की लॉन्च होना है। उससे हमारा धरती का ऑर्बिट में डॉकिंग करना है। डॉकिंग एक अलग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद लैंडिंग होके सॉफ्ट लैंडिंग जैसा चंद्रयान 3 का इसी बार हमने नई बहुत शानदार तरीके से लैंड किया और वहाँ से सैंपल करना है, रोबोटिक आर्म से सैंपल कला के उसका ट्रांसफ़र करना है। इससे बाद वहाँ से टेक ऑफ करके रॉकेट के जैसे चांदी के भ्रमण पथ में जाना और वहाँ से वापस धरती आना और एक री मॉड्यूल के तरह और क्रू मॉड्यूल के तरफ वापस एटमॉस्फेयर से हीट शील्ड सभी के साथ हम लैंड पे और सी पे लैंडिंग होना। सो ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसमें कई एलिमेंट्स है चंद्रयान 3 के अलावा। यूनियन कैबिनेट ने एक भारी भरकम नया रॉकेट बनाने की भी मंजूरी दी। ये नया रॉकेट क्या है? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल आप बोल रहे हैं, उसको क्या है ये? हमारा जो PSLV है, GSLV है, LVM-3 है, इसमें कई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है। तो पुराने ज़माने का टेक्नोलॉजी है, तो रीयूसेबिलिटी अब नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में हमने नहीं सोचा अभी तक। तो हमारे रॉकेट तो कम दाम का है, फिर भी उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अधिक बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सिंप्लीफिकेशन लाना है, मॉड्यूलरिटी उसमें लाना है, रीयूसेबिलिटी फिर भी, और लॉन्च व्हीकल कैपेबिलिटी तो 3 गुना अधिक चाहिए। तो इस सारे जुड़ा के हमने NGLV का डिज़ाइन किया है कि एक लॉक्स मीथेन इंजन और क्रायोजेनिक इंजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन एंड मीथेन और लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ काम करेगा और इसका पेलोड कैपेबिलिटी 3 गुना होगा तो LVM-3 के अलावा, और कॉस्ट भी उसके ऐसे कम होगा। सो रीयूसेबिलिटी एक बात है। और फिर भी ये डिज़ाइन ऐसा है कि 2040 में कब हम मैन लॉन्च करेंगे उसी यही रॉकेट स्केलेबल वर्जन हमको यूज़ करेंगे। सो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो इसमें हम सोच करते रहते थे, तो हमने ये तय किया आपकी कि हम ये गगनयान प्रोग्राम कंटिन्यू करना है। अधिक ह्यूमन राइट लॉन्चिंग की रिक्वायरमेंट है कि हम एक स्पेस स्टेशन बनाए, वहाँ हम हमारे एस्ट्रोनॉट को जाए, वहाँ हम एक्सपेरिमेंट करें और लाइक माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सब हम कर सकें और वापस आए, तो आते रहते रहिए। तो इसलिए हमारा गगनयान प्रोग्राम कंटिन्यू करना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, हमको 2035 में कंप्लीट पूरा करना है। उसका पहला यूनिट जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 का यूनिट 1 हम अभी लॉन्च करेंगे इस प्रोजेक्ट के सहारा से, जो 2029 तक पूरा करना है। 2028 में लॉन्च करना है। 2028 में लॉन्च करके उसका पहला काम 29 तक पूरा करना है। तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे करेंगे क्या? नो, ये तो बढ़िया स्पेस है, लाइक हाउस। सो वहाँ हम हमारे एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे, लाइक अर्थ ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट होगा, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट होगा, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा, मटेरियल साइंस का एक्सपेरिमेंट होगा, ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूल्स जीरो ग्रेविटी में ऐसे सिंक नहीं होते, फ्लोटिंग करते। सो इसमें कई मॉडिफिकेशन करना आसान है, जीन थेरापी का वैसा एक्सपेरिमेंट करना आसान है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सो इसके बारे में हम चर्चा हो रही है कई इंस्टीट्यूशंस के साथ। सारा भारतीय काम होगा या? सारा भारतीय काम ज़रूर होगा, फिर भी जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से जो मिले, कैपेबिलिटी जो मिले, हम सर्च करते रहेंगे। 31,000 करोड़ से ज़्यादा के अप्रूवल आपको मिले, प्रधानमंत्री से इतना पैसा कैसे निकाल पाए आप? यह उनका विजन है। प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया 2047 स्पेस विजन के बारे में, उन्हें ही ये अनाउंसमेंट किया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने का, मून जाने का और NGLV बनाने का, ये सब विजन उनका ही है। सो ये चारों प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुआ है उसके पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट है।
सो हम जो करता है कि उनके विजन का सफल करने के प्रयास करते रहते हैं। इसरो के वैज्ञानिक आपके साथ पीछे हैं जो इतना करेंगे, क्योंकि आप तो अकेले कर नहीं सकते। ज़रूर आप, मैं अकेले मैं क्या करूं हम सभी समय बोलते हैं कि हम टीम के बारे में ही बोलते हैं। सब ये क्या जो प्रपोजल हमने बनाया 1 साल का काम है। हमारा साइंटिस्ट कई स्टैंडर्ड्स में काम करके जुड़ा के एक साथ ला के डिफरेंट कमिटीज़ काम करके टेक्नोलॉजी डिटेल्स को एस्टिमेट्स सभी काम हमारे यंग इंजीनियर्स ने किया है। ये नया जनरेशन का काम है हमारा नहीं, तो हमारे सिर्फ लीडरशिप देते आपका काम तो करना है अगले सालों में, ये करते रहेंगे। तो कई जनरेशंस के लिए आपने पूरा कर दिया पैसा इन लोगों के लिए। ये पैसे की बात नहीं है, इसका पैशन का बात है। पैसे जो आते जाते हैं ना, हम बोलते हैं ना हमारी लाइफ में भी। बिल्कुल, पैसा तो आने जाने का है, लेकिन मैंने एक कैलकुलेशन किया था, उसमें निकल रहा था कि करीब 32,000 करोड़ का सैंक्शन है। अगर 16,000 एम्प्लॉय माने जाएं तो पर एम्प्लॉय 2 करोड़ के करीब का आपको एक ही झटके में सैंक्शन मिला है। मोटे तौर पे बोल रहा हूँ मैं, माना कि वैज्ञानिक हैं, मिशंस हैं, रिस्की है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और इसका आउटपुट बहुत है। जैसे अभी हाल की एक रिपोर्ट में आया कि हर 1 रुपया लगाया गया जो इसरो में, उससे 2.5 गुना मुनाफा हुआ है भारत को। तो 32,000 करोड़ लगाएंगे तो उसका 2.5 गुने से कहीं ज़्यादा होगा। ज़रूर ऐसा ही होना ही चाहिए कि हमारा जो काम साइंटिफिक एरिया में जो होता है उसका फ़ायदा अभी निकलता नहीं, इससे कुछ दिन के बाद ही हमको समझ सकेंगे। सो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो इसका यूटिलिटी क्या है, उसका बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसा है, इसमें कितने कॉम्प्लेक्सिटी है। सो कई जगह में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो हमने एप्लीकेशन साइड में इससे फैक्टर ऐसा होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च लाइक वीनस मिशन में कैसा ये गुणा है, ये 2 गुणा है, 3 गुणा है, उसका हमको पता नहीं सकता। तो उसमें जो नॉलेज हमने क्रिया किया इसका वैल्यू भी हमको पता नहीं है। डॉक्टर सोमनाथ, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लीड करते रहें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को। मैंने कई बार कहा है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी तो हमारे भारत का कोहिनूर है। एक के बाद एक कामयाब मिशन देता है। चंद्रयान 3 दिया, सॉफ्ट लैंडिंग करी, मंगलयान दिया, पहले पॉइंट में मंगल ग्रह पे पहुँचे और अब एक भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा हाल में, और उसके बाद एक भारतीय रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएगा श्रीहरिकोटा से। तो देखा आपने, भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी ऊंची छलांग लगाने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी दिशा में मील का एक पत्थर होगा। वैसे अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की इस दौड़ में भारत करीब 50 साल की देरी से उतर रहा है। पहले स्पेस स्टेशन की बात करें तो तत्कालीन सोवियत संघ का सैल्यूट था, जो दुनिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल स्पेस स्टेशन था, जिसे 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया गया। इस स्पेस स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्री भी गए, जो 24 दिन तक अंतरिक्ष में रहे भी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस दौर में अंतरिक्ष के क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। 14 मई 1973 को अमेरिका ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्काईलैब लॉन्च किया, जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाकर प्रयोग कर सकते थे। लेकिन 6 साल तक अपने ऑर्बिट में रहने के बाद 1979 की एक रोज ये धरती के इर्द गिर्द अपनी कक्षा से भटक गया और धरती पर आ गिरा। 19 फरवरी 1986 को रूस ने अपना सबसे कामयाब अंतरिक्ष स्टेशन मीर का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। इस मॉड्यूल को अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए डिजाइन किया गया था। एक बड़ा इतिहास बनाने के बाद मीर स्पेस स्टेशन की उम्र जब पूरी हुई तो 23 मार्च 2001 को 15 साल धरती की कक्षा में घूमने के बाद इसे धरती पर वापस लाया गया और इसे नियंत्रित तरीके से प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। मीर का वो अनुभव दुनिया के कई देशों द्वारा मिलकर तैयार किए गए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाने में काम आया। 1984 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के निर्देश पर नासा ने अंतरिक्ष में एक स्थायी स्पेस स्टेशन बनाने पर काम शुरू किया। इसके कई डिज़ाइन तैयार हुए और 1993 में अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी ने रूस को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में शामिल किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए रूस का मीर अंतरिक्ष स्टेशन भी काफ़ी काम आया, जिसे पहले दौर में नासा मीर कहा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी
ISS एक तरह से दुनिया के देशों के बीच सहयोग की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आया। इसके मुख्य मिशन कंट्रोल अमेरिका और रूस में थे, लेकिन कई और कंट्रोल सेंटर कनाडा, जापान और यूरोप में बनाए गए। कई देशों के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। इस स्पेस स्टेशन में लगातार सुधार किए गए और 2030 तक यह अंतरिक्ष में एक लेबोरेटरी और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की जगह बना रहेगा। अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन तैयार करने की दिशा में चीन ने भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चीन ने तियोंगोंग नाम से यह स्पेस स्टेशन बनाया है। 28 अप्रैल 2021 को इसका पहला स्टेशन मॉड्यूल भेजा गया और इसके बाद 2 और मॉड्यूल इसमें जोड़े गए। 16 जून 2021 को इसमें पहली बार चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री को इसमें भेजा गया, जो 90 दिन इसमें रहे। और अब भारत इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी और 2029 तक इसका पहला मॉड्यूल तैयार करने की बात सरकार ने अब की है। आइए इसी नोट के बाद अब बढ़ते हैं आज की दूसरी और एक और महत्वपूर्ण खबर पर, जिस पर आज की जनरेशन के लोगों को शायद बहुत कुछ समझ में भी आएगा और शायद वो चाहते भी थे कि ऐसी कोई चीज़ हिंदुस्तान में आए। ये बड़ी और अहम खबर है। तेज़ी से बदल रही टेक्नोलॉजी चीज़ों को देखने की हमारी आदत को भी बदलने और तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। मनोरंजन के क्षेत्र में लीजिए, एक दौर था जब फिल्मों में साधारण से स्पेशल इफेक्ट्स या एनिमेशन तैयार करना भी एक बड़ी मशक्क़त का काम था, लेकिन आज एनिमेशन का दौर एक दूसरे ही आसमान पर पहुंच गया है। फिल्मों में ही स्पेशल इफेक्ट्स और एनिमेशन एक नई दुनिया हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। कभी जिसे हमें साइंस फिक्शन मानते थे, आज असलियत होकर हमारे सामने आ गया है। इन तस्वीरों को ही देखिए, ये सब असलियत में नहीं है, बल्कि एनिमेशन के जरिए तैयार की गई हैं। बच्चों के लिए बनी लायन किंग जैसी फिल्म हो, तमाम कार्टून फिल्में हो या साइंस फिक्शन फिल्में हो, एलियन, इंटरस्टेलर, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स, इंसेप्शन, ग्रेविटी या एक्सटिंक्शन, या फिर भारतीय फिल्मों की अगर बात करें, चाहे वो बाहुबली हो, एनिमल हो, कल्कि हो, ऐसी तमाम फिल्मों में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जैसे असली ज़िंदगी में सोचे भी नहीं जा सकते। इन फिल्मों में एक अलग तरह का प्रभाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो दर्शक को स्क्रीन के सामने हिलने ही नहीं देती है। इन स्पेशल इफेक्ट्स और एनिमेशन को तैयार करने की एक पूरी इंडस्ट्री है, जो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। और अभी तक भारत भी इस इंडस्ट्री के लिए पश्चिमी देशों की तरफ मुंह ताकता था, लेकिन अब बहुत बड़ी संख्या में भारत में एनिमेशन का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि हॉलीवुड की फिल्मों के एनिमेशन भी, उनकी प्रोग्रामिंग भारत में तैयार की जा रही है। ये युवाओं को रोज़गार देने का, उनको नौकरियाँ देने का, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम एनिमेशन बन गया है। इसी दिशा में भारत सरकार ने अब एक औपचारिक तौर पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने IIT और IIM की तर्ज पर मुंबई में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन बनाने का ऐलान किया, जो शौकिया और पेशेवर लोगों को स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स कैरेक्टर्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक का प्रशिक्षण देगी। इससे मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी। इसका मकसद भारत को एक कंटेंट हब बनाना है, जो दुनिया भर में भारत की इस सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये लाखों भारतीयों को नौकरी देने का एक नया माध्यम बनेगा। यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सकें, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ये मैंने आपके सामने जो पिक्चर्स रखे इसलिए रखे कि जैसे अभी आप रिसेंटली कई फिल्में अगर हम देखेंगे तो RRR हो, बाहुबली हो, लायन किंग हो, इन सब मूवीज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। उसी टेक्नोलॉजी को कैसे रोजगार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, शायद इसीलिए आपको समझाते हैं आखिरकार ये है क्या। इसके साथ ही भारत में कंटेंट आजकल बहुत तेज़ी से नए नए तरह का कंटेंट बन रहा है। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को एक नया टर्म दिया गया है, जिसको क्रिएटर इकोनॉमी कहा जाता है। भारत में क्रिएटर इकोनॉमी 2026 तक 3,375 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। क्रिएटर इकोनॉमी 18% प्रतिवर्ष की दर से तेजी से बढ़ रही है।
सोशल मीडिया पर हम जितना समय बिता रहे हैं उससे ये इकोनॉमी बड़ी होती जा रही है। इससे जुड़े एक सर्वे न्यू एज डिजिटल मीडिया कंजम्पशन के मुताबिक एक भारतीय व्यक्ति रोज औसतन 194 मिनट यानी 3 घंटे 14 मिनट समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताता है। इसकी वजह यह है कि लोगों के सामने रोज नए नए ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिनकी बातें उन्हें प्रभावित करती हैं और ये लोग अब इन्फ्लुएंसर यानी प्रभावशील लोगों के तौर पर इनको जाना जाता है। भारत में 7,000 से ज़्यादा मेगा इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 95,000 मैक्रो इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 1 लाख से 10 लाख तक के फॉलोअर्स होते हैं। 5 लाख नैनो इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके पास 100 से 10,000 तक फॉलोअर हैं। EY रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि 56% ब्रांड 2% से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर खर्च कर रहे हैं। कोफ्लुएंस 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मैक्रो इन्फ्लुएंसर प्रति इंस्टाग्राम रील पर 60,000 से लेकर 1,60,000 रुपए तक कमा लेते हैं। मेगा इन्फ्लुएंसर प्रति इंस्टाग्राम रील पर 3 से 5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। वो लोग जिन्हें हम इनकी लोकप्रियता के कारण सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, वो प्रति रील 7 से 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। यानी ये कमाई का, रोजगार का एक बड़ा अच्छा साधन है। तो अब आप समझ जाइए कि कहां कहां अवसर हैं हमारे युवाओं के सामने, एनिमेशन लेकर कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर बनने तक। बस ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंसर कुछ अच्छा कंटेंट बनाकर ही करें ताकि जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आपके सामने तीनों का परिचय कराता हूं। अब बहुत से लोग इनको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनका नाम बता देता हूं। प्रशांत वर्मा जो कि डायरेक्टर हैं हनुमान फिल्म के। प्रशांत, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तन्मय सिंह गेमिंग वीडियो के क्रिएटर है। तन्मय, वेलकम टू द शो। NDTV इंडिया पर आपका स्वागत है। और प्रभाष पांडे जी जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ डिज़ाइन CVM यूनिवर्सिटी आनंद के। प्रभाष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। शुरुआत में आप दोनों की इजाज़त से प्रभाष जी के साथ करना चाहूँगा। प्रभाष जी, सवाल आपसे मेरा बहुत सिंपल सा है और वो ये जो सरकार एक नया सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन बनाने की घोषणा जिसमें की है, जिसमें इंडस्ट्री की मदद ली जा रही है, FICCI की, CII की, बॉम्बे में स्थापना की जाएगी, इसकी कितनी ज़रूरत है आज की डेट में? प्रभाष जी। देखिए, भारत जो है वो एक यूथ कंट्री है और मेरा मानना है कि बहुत क्रिएटिविटी है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो ये जो डिसीजन लिया गया है, कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है, ये बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला है। अभी तक इसका कोई एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। अब इसके ऊपर पूरा एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो बन रहा है वो एक बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्रिएट करेगा और इसकी ट्रेनिंग्स जो है वो बहुत अलग लेवल पे जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अलग लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इंडिया के लिए। राइट। प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत ने फिल्म हनुमान एनिमेशन फिल्म आई थी, बहुत अप्रिशिएट की गई थी, उसके डायरेक्टर हैं। प्रशांत, मेरा सवाल आपसे है, आपने एनिमेशन कहाँ से बनवाए थे? इंडिया में बने थे, बाहर से थे, कहाँ के थे कलाकार, आर्टिस्ट? हम सब कुछ इंडिया का कलाकारों से ही करवाया था। क्योंकि हमारा बजट बहुत कम था और जनरली कोई बिग बजट फिल्म हो तो वो they will usually take artists from all over the world so that they can Right. get the best quality. But I believe there is a lot of talent, like बहुत talented लड़के हैं और हमारे देश में। और ऐसा एक जो सेंटर आ रहा है, जो एक इंस्टीट्यूशन आ रहा है, वो बहुत this is very important for us. Like, we definitely need such institution because मैंने जब एनिमेशन सीखना चाहता था, मुझे थोड़ा उधर इंस्टीट्यूशंस थे, बट मैं इंजीनियरिंग किया था। Right. But I wanted to join in some institution which is very reputed. But there are many institutions in India, but we didn't have one single big institution. And at the same time, मैं afford नहीं कर सकता था वो बाहर countries में जो मैं reputed institution में join करना चाहता था, वो बहुत expensive था।
तो ये आइका इंस्टीट्यूट इंडीड इंडीड इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया जो आपकी बातों से और प्रभाष जी की बातों से लगा। मेरे साथ तन्मय है। आई थिंक तन्मय इज़ द यंगेस्ट अमंग ऑल फोर ऑफ अस एंड और तन्मय उनमें से हैं, मैं जो लोग नहीं जानते बताऊं कि मिलियंस फॉलोअर हैं और खुद अच्छे अच्छे रील्स बनाते हैं, एनिमेशन खुद बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तन्मय, मेरा पहला बहुत बेसिक सवाल, कहाँ से सीखा आपने ये? मैं गेमिंग तो बचपन से कर रहा हूँ। आई थिंक हर एक बच्चा को गेम खेलना अच्छा लगता है, तो मैं बचपन से गेमिंग करता था और फ्यूचर में आके अब मेरे को गेमिंग एज अ करियर चूज करने का चांस मिल रहा है एंड अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं खुशी खुशी वो चीज कर रहा हूँ। तो सीखने वाली चीज तो आई थिंक एक क्वेश्चन ही नहीं बनती, क्योंकि मैं बचपन से ही गेम खेलते हुए आ रहा हूँ। तो एनिमेशन कहीं सीखा आपने, एनिमेट करना? नहीं, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं कम्पीट करता हूँ, मैं Okay. गेम्स पे कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। ओके। तो मैं एनिमेट नहीं करता, मैं गेम एंड गेम को एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर आपको ये मौका मिले कि आपको सीखने को मौका मिले गेम को डिज़ाइन करने का, गेम कैसे बनेंगे, गेम करने का, कंट्रीब्यूट करने का, तो आप करना चाहेंगे एज अ गेमर? 100%, क्योंकि आज तक इंडिया में ऐसा कोई गेम डेवलप नहीं हुआ है जो पूरे वर्ल्ड में लोग खेले। मैं और बहुत सारे गेमर्स इंडिया में वेट कर रहे हैं कि एक ऐसा गेम इंडिया में बने, मेड इन इंडिया हो, जो सारे गेमर्स दुनिया के एक्सपीरियंस करे और बोले कि क्या गेम बना इंडिया में। राइट। तो ये जो एक स्कीम की अनाउंसमेंट किया गया, आपको लगता है कि यूथ को अपील करेगा वहाँ पर? क्योंकि आईआईटी और आईआईएम के लेवल का इंस्टीट्यूट बनाने की बात गवर्नमेंट ने की है और 1-2 साल के अंदर इसको शुरू करने की बात कर रहे हैं, क्या ये मदद करेगा यूथ को? 100% ये मदद करेगा, क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक एक गवर्नमेंट बॉडी था या फिर एक सपोर्ट था जो सारे गेम डेवलपर्स और गेमर्स को एक मोटिवेट करे कि हाँ, हम ये करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेगा। और जैसे ये अनाउंसमेंट आया है, इससे आई थिंक बहुत सारे लोग मोटिवेट होने वाले हैं और इंस्पायर होने वाले हैं कि चलो हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे इंडिया का नाम हम वर्ल्ड लेवल पे गेमिंग इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री में लेके जाए। प्रभाष जी से मेरा सवाल है, अभी तक जितने इंस्टीट्यूट हैं प्रभाष सर, वो प्राइवेट सेक्टर में हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, नो डाउट। कुछ लोग, कुछ कॉलेजेस सिखाते हैं एनिमेशन को, एनिमेट करने को, पर वो उस लेवल के नहीं है कि हम उसको एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बोल सकें। एम आई राइट? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल सही बात कही सुमित जी आपने। अगर आप ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ काम किया जाएगा, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस तैयार की जाएगी, इसके लिए प्रोसेस, एकेडमिक करिकुलम तैयार किया जाएगा। मैं मानता हूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर काम करते हैं, पर वो अभी इस लेवल तक नहीं है कि बच्चा वहां से निकले और वो सीधे प्रोडक्शन में, हाई लेवल प्रोडक्शन के ऊपर काम करना चालू कर दे। अगर हम देखें, डिज्नी है, पिक्सार है, अगर आप उनकी क्वालिटी देखें, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, हम अभी तक वहां पे compete नहीं कर पा रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन उस लेवल पे, इंस्टीट्यूशन का उस लेवल पे नहीं है कि हम उसको compete कर सके। तो ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आएंगे और मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कदम है और मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म मिलेगा एजुकेशन को और इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। बच्चे अभी तक जो इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, चूज नहीं कर पा रहे थे, उनके दिमाग में कुछ ही सेगमेंट्स थे पढ़ाई को चूज करने के लिए, वो अब एनिमेशन, वीएफएक्स एंड गेमिंग को, इसको बहुत अच्छे तरीके से मेन स्ट्रीम एजुकेशन के तौर पे लेंगे और अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इनफैक्ट प्रशांत, मैं, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने एवटार देखी, हमने ग्रेविटी देखी, ये ऐसी फिल्में जो पूरी की पूरी एनिमेशन पे ही बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि बंद स्टूडियो में क्रोमा के ऊपर शूट कराया गया है, जो कि समझ में नहीं आता किसी आम व्यक्ति को। लगता है कि वाकई में स्पेस में कोई शटल घूम रही है, स्पेस शटल है और वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है और वो आदमी उड़ रहा है, कैरेक्टर्स उड़ रहे हैं। ये चीज़ें क्या हिंदुस्तान के जो क्रिएटर्स हैं, हिंदुस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, वो कर पा रहे हैं या वर्ल्ड बहुत आगे है हमसे? Nice, sir. If you look at any of the Hollywood films that you are talking about right now, if you look at the end credits, sir, like, there are many Indian names. Right. But most of these Indians have studied from either an American institution or some other world-class institution. So there is definitely talent, but not solid institution like what they are establishing now. So definitely there is talent, and if this institution can provide a great curriculum and all that, so definitely we can compete and we can make films like Avatar. हाँ, मतलब मैं भी अपनी इंडस्ट्री में कई लोगों को जानता हूँ जो हमारे न्यूज़ के साथ के जुड़े हुए लोग हैं, जो ग्राफिक्स टीम के हमारे कलीग्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद कहते हैं कि हमको ये जो हम सीखते हैं वो काम करते करते सीखते हैं। हमको भी ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत है
और शायद प्रशांत अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे IIT IIM में बाकायदा करिकुलम होता है, आप पहले ग्रेड 1 में सीखते हैं, फिर ग्रेड सेमेस्टर 2 में कुछ और सीखते हैं, सेमेस्टर 3 में कुछ और सीखते हैं, ये चीज़ें अगर ये वाकई में इम्प्लीमेंट होती हो, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साल दर साल रोज़ फ़ोन पे हम 2-2, 3-3 घंटे बिता देते हैं रील्स को देखने में, मीम्स को देखने में, सोशल मीडिया पोस्ट को देखने में. दिस विल हेल्प प्रशांत? Definitely sir, definitely it will help. एंड तन्मय, आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, आपके तो साथ के और भी फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जो गेमिंग में जुड़े हुए हैं, जो दिन भर गेम के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मदद होने वाली है? उनके लिए सबसे बड़ा स्टेप यही है, क्योंकि हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं था. अभी गवर्नमेंट का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो तब स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं इन चीजों को लेके, और अपने बच्चों को बोल सकते हैं हाँ यार तुम पढ़ाई के साथ गेमिंग भी कर सकते हो. आपको मैं इसको स्ट्रेट अप कंपैरिजन देता हूँ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पे. जैसे एक बच्चा तो कम उम्र में पढ़ाई करता है, एट द सेम टाइम वो अपना स्पोर्ट्स भी खेलता रहता है. अब गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू बच्चा कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग भी कर सकता है, और सर्टेन एज के बाद जब आपको रियलाइज होता है कि हाँ मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, हम स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं और करियर बना सकते हैं. सेम चीज एक छोटा बच्चा जो गेमिंग को पसंद करता है वो गेम में भी करियर बना सकता है इसके थ्रू. तो मैं तो काफी एक्साइटेड, और आई थिंक सारे गेमर्स पूरे इंडिया के इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि कब हमें ऐसा एक रास्ता मिले. इनफैक्ट तन्मय, जो आपका शौक हो, जो आपका पैशन हो कि आप गेमिंग में हैं, आप दिन भर स्क्रीन के सामने हैं, वही चीज़ अगर आपको एम्प्लॉयमेंट दे दे, वही चीज़ अगर आपको रेवेन्यू क्रिएट करने का मौका दे दे, आपकी जेब भर दे, आपकी पॉकेट भर दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप जो गेम खेलते हैं शौक के लिए, टाइम पास के लिए, कल आप उससे अपने पैसे कमा रहे हैं. 100%. जो मतलब आपको पसंद आ रहा है, आपका काम ही वो बन जाए, आई थिंक उससे बेटर चीज कुछ हो ही नहीं सकता है. तो आपकी अगर मैं बात करूं तो आप कब से गेमिंग कर रहे हैं, कितने साल हो गए? मैं तो प्रोफेशनली गेमिंग पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, बट बचपन से मैं गेम खेलते हुए आ रहा हूँ. अगर मोबाइल से हो गया या फिर कभी किसी दुकान में गए वहां पे वो सिक्के डाल के कॉइन से जो गेम खेलते हो वो खेलता था. अब बड़े होने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं अभी 5 साल से प्रोफेशनली गेम खेल रहा हूँ. तो जब आप प्रोफेशनली गेम खेलते हैं तो इफ़ यू डोंट माइंड, कितना समय देते हैं आप रोज स्क्रीन को? तो गेमिंग, अब 2 टाइप की गेमिंग होती है. एक होती है कॉम्पिटिटिव जहाँ पे आप कम्पीट करते हो बाकी प्लेयर्स के साथ, और एक होती है कैजुअल गेमिंग. जी. कैजुअल गेमिंग वो होती है कि जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स करके दोस्तों के साथ मस्ती के लिए खेल रहे हो, मजे कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो. बट कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में जब आप एंटर करते हो उसको हम लोग बोलते हैं ई स्पोर्ट्स. गेमिंग का एक हिस्सा है ई स्पोर्ट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट. वहां पे आप कम्पीट करते हो सारे उन बंदों से जो उस गेम में बहुत अच्छा खेलते हैं. अच्छा. तो उस फील्ड में सेम हम लोग का एक शेड्यूल बन जाता है, जैसे एक स्पोर्ट्स एथलीट का रहता है कि सुबह उठो, ट्रेनिंग करो, मेंटल स्पेस के लिए बाहर निकलो नेचर में, उसके बाद आओ, आपका कोच रहता है, आपका एनालिस्ट रहता है जो आपको पूरा दिन का शेड्यूल देता है कि आपको ये करना आज पूरा दिन में. हम 12-1 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं रात के 8-9 बजे तक. और मैं एट द सेम टाइम मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ ई स्पोर्ट एथलीट के साथ. तो कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मुझे स्ट्रीमिंग भी करनी होती है, तो मैं रात को 9 बजे अपने आप को रीसेट करके फिर यूट्यूब पे आता हूँ स्ट्रीमिंग करने. तो यस, मैं दोनों चीजें साथ में करता हूँ, तो मेरा रफली दिन में 8 से 10 घंटे तो लग जाते हैं. और एंड क्योंकि बहुत से लोग हमारे शो को देखते हैं और बहुत से यंगस्टर आपको देखेंगे और सुन रहे होंगे इस वक्त, मैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ कि इस कॉम्पिटिटिव गेमिंग में पैसा कैसा मिलता है, कितना पैसा कमा लेते हैं आप? तो आप जैसे आप कम्पीट करते हैं, तो मैं इसको इसलिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा, क्योंकि हर एक छोटा बच्चा तो स्पोर्ट्स खेलता ही है. तो जैसे स्पोर्ट्स में आप किसी टूर्नामेंट जीतते हो तो आपको इसका प्राइज मनी मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का. सेम तरीके से इसमें भी आप जब कम्पीट करते हो टूर्नामेंट में और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, आपको पैसे मिलते हैं. ये तो होगा आपके ई स्पोर्ट के बारे में. बट आप जब कंटेंट क्रिएशन करते हो, जैसा आपने बोला कि इंडिया में कंटेंट क्रिएशन बहुत हद तक बढ़ चुका है आज के डेट पे, लोग इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं. सेम गेमिंग में लोग रील्स बनाते हैं, गेमिंग में लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं. वहां से लोग उस तरीके से पैसे फिर कमाते हैं कि ब्रांड डील्स करना, अपने ऑडियंस से एंगेजमेंट रखना प्रॉपर एवरीडे. तो वहां से धीरे धीरे इनकम स्टार्ट होता है. इनकम स्टार्ट. और कितना पैसा कमा लेता है एक अच्छा क्रिएटर? ऐसे तो सबके नंबर बहुत अलग होते हैं. टू बी ऑनेस्ट मैं कोट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं. बाकी चलिए, मैं आपकी जेब में और नहीं झांकूंगा मैं, लेकिन प्रभाष जी मेरे साथ है. प्रभाष जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक क्रिएटर कितना पैसा कमा लेता होगा, क्या स्टडी कहती है आपकी?
हाँ नहीं देखिए, ये क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम इस पे डॉट कर पाना कि हाँ क्या कितना पैसा कमा, पर इसके अच्छा खासा रेंज है। मैं आपको बताऊं, एक एनिमेटर की अगर आप सैलरी देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000, यू नो, Oh. एंड सीनियर एनिमेटर कैन रीच अप टू 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख. So, I mean, yeah, it's purely dependent upon experience and how you are putting your effort. And there are studios who are paying like anything. तो अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट है और अच्छा खासा इस पे काम, और सबसे बड़ी बात ये कि ग्लोबल लेवल पे पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाएगा। राइट। अब तक जो था एक जरूर हिंडर्स था, पर अब ग्लोबल लेवल पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा क्योंकि हमारे प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, हमारा क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉनिटर करेगा। तो वो जो डाउनलाइन परकुलेट होगा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उससे हमारा पार्टिसिपेशन ग्लोबल लेवल पर बढ़ने वाला है। प्रभाष जी, तन्मय, प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग चैट। यूथ यंगस्टर्स को ज़रूर इससे फ़ायदा पहुंचेगा। जो लोग अभी अनप्रोफेशनली इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, क्रिएटर्स बने हुए हैं, उनको बाकायदा फॉर्मलाइज करके, उसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज करके सरकार जो ये एक्सीलेंस का एक नया सेंटर तैयार कर रही है, उससे उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा जैसे ये सेंटर तैयार होगा। तो एनिमेशन सीखो और नौकरी पाओ, ये एक बड़ा आसान सा तरीका है इस पूरी कहानी को आपको समझाने का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। कहानियां बुनने में माहिर सलीम जावेद की जोड़ी के डायलॉग 50 साल बाद भी बच्चे बच्चे की जुबां पर चढ़े हुए हैं, जैसे मेरे पास तो माँ है। लेकिन इस जोड़ी के सलीम के साथ एक शख्स ने बुधवार को हीरो बनने की कोशिश की और उनके करीब आकर वो जो डायलॉग उनके सामने मारा, वो उस शख्स को जेल भेजने के लिए काफी था। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कितने आदमी थे, मेरे पास माँ है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कल एक इत्तेफाक ने इन डायलॉग्स के लेखकों में एक सलीम को इनका अलग सा जवाब दिया। बस एक आदमी था, उसके पास एक दोस्त थी, लेकिन ये डॉन 24 घंटे में पकड़ा गया। इस शख्स ने आकर ऐसा डायलॉग बोला जिसने सलीम खान को तो परेशान किया ही, डायलॉग बोलने वाले के लिए भी मुसीबत बन गया। दो लोग थे, इन्होंने धमकी भरे शब्द बोले और बाइक पे थे और वो निकल गए। तो हमने दोनों को कस्टडी में लिया है, ऑफेंस रजिस्टर किया है, उन्हें डिटेल में इंक्वायरी की है। इन्होंने शरारत के लिए ऐसा किया था और कोई इसमें मिसचीफ किया है और कोई एंगल इस पे नहीं है। कल की घटना है और आगे का प्रोसेस हम कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि सलीम खान 18 सितंबर की सुबह सैर करने के बाद अपनी बिल्डिंग के पार्क के बेंच पर बैठकर कुछ देर आराम कर रहे थे कि अचानक एक स्कूटी आकर रुकती है। स्कूटी पर एक नौजवान बैठा है, उसके पीछे बुर्का पहने एक लड़की है। नौजवान सलीम खान को अकेले बैठा देखकर उसके पास आता है और उनसे कहता है, लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या? इससे पहले कि बोलने के बाद स्कूटी वाले वहां से फरार हो जाते हैं। फौरन ही सलीम खान ने इस मामले की रिपोर्ट लिखवाई। मामला गंभीर लगा क्योंकि उनके घर पर जहां सलमान खान समेत उनका पूरा परिवार रहता है, वहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोलियां भी चलाई हैं और कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को पकड़ भी लिया। पकड़ में आने के बाद राज खुला कि ना तो ये धमकी थी और ना ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इसका कोई वास्ता था। दरअसल आरोपी ने स्कूटी पर पीछे बैठी अपनी दोस्त को इम्प्रेस करने के मकसद से मौज मस्ती करने की सोची थी, जो उसे महंगी पड़ गई। पहले लड़की ने ही उसको फटकार लगाई और फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उसकी खातिरदारी की। सलमान खान के पापा के सामने हीरो बनना और सलीम खान को डायलॉग सुनाना सबके बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो डायलॉग मारना इस शख्स को भारी पड़ गया। शुभ रात्रि।